हेलो दोस्तों, CSE गेट प्रॉफुल ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से आप लोग के लिए सेट 48 लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन है। आपको कमेंट भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू रेक्टेंगुलर वेव गाइड हैव डायमेंशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर and 0.25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देयर रेस्पेक्टिव कट ऑफ फ्रिक्वेंसी विल बी। आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है दोस्त कि रिस्पेक्टिव कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगी। और दो रेक्टेंगल आपका वेव गाइड दिया हुआ है, एक जिसकी लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है ना, डायमेंशन जिसको हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर, और सेकेंड का है 1 सेंटीमीटर 0.25 सेंटीमीटर। जब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होता है रेक्टेंगुलर वेव गाइड इज फॉर T10, ठीक है ना। तो द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज गिवन, यहाँ पर आपका फ्रिक्वेंसी जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको बता दें कि फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाता है C/2a, ठीक है ना। तो वेयर C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ और यहाँ पर आपका ए का जो वैल्यू है 2 × 1 × सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे हम लोग तो 10⁻² इक्वल टू, इसको आप जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आएगा 15 गीगाहर्ट्ज। आप चेंज कर दीजिएगा इसका, तो इसका यूनिट को चेंज करेगा तो गीगाहर्ट्ज, तो 15 गीगाहर्ट्ज आएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका है वो सेम होता है फॉर बोथ, सिंस द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन बोथ साइड्स लेंथ है, ठीक है ना। तो ये बोथ साइड पे आपको डिपेंड करता है और दोनों आपका सेम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों आपका सेम हो जाएगा, तो 15 गीगाहर्ट्ज आया, और ये नेक्स्ट वाले जो आपका वेव गाइड है वो भी आपका 15 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का रेस्पेक्टिव कट ऑफ जो होगा वो क्या होगा, 15 गीगाहर्ट्ज होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है कि इफ वी इम्प्लीमेंट ए क्यू विथ ए लिंक लिस्ट बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ ए फ्रंट पॉइंटर एंड ए रियर पॉइंटर, देन विच ऑफ दिस पॉइंटर विल चेंज ड्यूरिंग इंसर्शन इनटू एन एम्प्टी क्यू। मतलब कि आपका एम्प्टी क्यू में कुछ इंसर्ट करते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको इस तरह से व्यू दिखाई देता है, ठीक है ना। और दोनों तरफ क्या है कि एक फ्रंट एंड होता है और सेकेंड आपका रियर एंड होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट फ्रंट और रियर पॉइंटर दोनों का चेंजेज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। यदि आप फ्रंट एंड भी किसी तरह का चेंज करते हैं तो सेकेंड वाले आपका न्यू नोड की तरह आपको शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेंजिंग आपका दोनों नोड में होता है, फ्रंट एंड में और रियर दोनों पॉइंटर में चेंजेज आती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। आपका कोड यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन है, तो ये कोड आपका है P = Q - R, S = R + T, P = S + P और S = A + S। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द एबव कोड सेगमेंट टू अ स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट, ठीक है ना। तो स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट जो होता है ये यूज होता है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में, ठीक है ना। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में ये यूज होता है। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में यूज होता है, तो हम लोग इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या करते हैं, कुछ डमी वेरिएबल को हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डमी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करिएगा तो ये आपका एक तो आपका बनेगा T1 = Q - R, सेकेंड आपका बनेगा T2 = R + T और T3 = आपका बनेगा T2 + T और T4 = आपका बनेगा A + T2, ठीक है। अब जब आप इसे काउंट करिएगा तो देखिए कितने हैं, 1 2 3
4 5 6 7 और 8। तो टोटल आपका न्यू जो वेरिएबल होगा कितना होगा, 8 होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आंसर बी जो है करेक्ट होता है। तो कौन कौन सा होता है, तो एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कौन कौन सा होने वाला है। एक तो आपका T1, T2, T3 और T4, ठीक है ना। ये आपका वेरिएबल जो आप लोग डमी वेरिएबल लिए हैं। फिर उसके बाद जो इसमें आपका है Q, R, T और A, ठीक है ना। तो ये आपका अनदर वेरिएबल, तो 4 वेरिएबल और 4 वेरिएबल इधर डमी लिए सो, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 वेरिएबल हो जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही देखिएगा स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या करना है, डमी वेरिएबल फिर हम कितने वेरिएबल बना सकते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेट्स ऑन डैश एंड एज कंप्यूटिंग ऑपरेट्स ऑन डैश जनरेटेड बाय सेंसर और यूजर रिस्पेक्टिवली। तो आपका जो डैश है वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इसे आपको फिल करना है। तो देखिए क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेट्स ऑन बिग डेटा एंड एज कंप्यूटिंग ऑपरेट्स ऑन इंस्टेंट डेटा दैट इज रियल टाइम डेटा। इंस्टेंट डेटा बोल सकते हैं, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं रियल टाइम डेटा, ठीक है ना। जनरेटेड बाय सेंसर और यूजर, ठीक है। तो जो भी सेंसर और यूजर के द्वारा जो जनरेट किया जाता है वो होता है आपका इंस्टेंट डेटा या रियल टाइम डेटा, ठीक है ना। वो कंप्यूटिंग ऑपरेट्स करता है, और क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेट्स आपका बिग डेटा को जनरेट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेट्स ऑन बिग डेटा, एज कंप्यूटिंग ऑपरेट्स ऑन रियल टाइम डेटा या इंस्टेंट डेटा जनरेटेड बाय सेंसर और यूजर, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोलते हैं कि CPU हैज 35 रजिस्टर एंड यूजेज 12 एड्रेसिंग मोड, रैम इज 32K into 48. What is the maximum size of the operation code field if the instruction has a register operand and a memory address operand? तो आपको फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम साइज ऑफ ऑपरेशन कोड फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, कितना, तो 48, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 48 टोटल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर दिया हुआ है। नंबर ऑफ रजिस्टर कितना, 35, और एड्रेसिंग मोड दिया हुआ है 12, और क्या दिया हुआ है, हाँ, और आपका रैम साइज दिया हुआ है 32K into 40। तो 32K आपका जो है, ठीक है ना। तो 32K आपका बन जाता है नंबर ऑफ बिट्स वो रजिस्टर में चला जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एड्रेस, हाँ सॉरी, अब देखिए इसे हम लोग लिख लीजिए यहाँ पे कि रैम साइज जो है आपका 32 into 10 टू पावर, इसे कर सकते हैं 2 to power 10, ठीक है ना। अब 2 to power 5, तो ये टोटल हो जाएगा 2 to power 15 into 48, ठीक है ना, 48 हो जाएगा। तो ये जो 2 to power 15 है, तो 15 आपका हो जाएगा एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ये आपका दिखाता है एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड, और ये 48 जो है वो आपका शो करता है डेटा लाइन को, ठीक है ना। तो इसे हम लोग केयर करेंगे कि ये जो 15 है वो आपका हो जाएगा एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, और आपका 48 जो है वो डेटा लाइन को डिनोट करता है, ठीक है ना। ये डेटा लाइन को डिनोट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, तो नंबर ऑफ बिट्स को हमें यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ बिट्स फॉर एड्रेसिंग मोड, तो ये आपका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ बिट्स फॉर एड्रेसिंग मोड फ्लोर ऑफ लॉग 2 to पावर एड्रेसिंग मोड जो गिवन है, ठीक है ना। तो गिवन कितना है 12, तो 2 to पावर 12, इसे जब कैलकुलेट करिएगा तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना, फ्लोर में 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग तो इक्वल टू 4, ठीक है ना, फ्लोर दिया हुआ है। तो उसी तरह से नंबर ऑफ बिट्स फॉर रजिस्टर, तो रजिस्टर के लिए आप करिएगा तो उसका भी होता है
फ्लोर ऑफ लॉग 2 रजिस्टर गिवन रजिस्टर, तो गिवन रजिस्टर कितना है 35, तो 2 35। इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा लगभग 6। ठीक है, तो ये आपका रजिस्टर बिट निकल गया और ये 4 आपका निकल गया एड्रेसिंग मोड बिट। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ये टोटल इंस्ट्रक्शन में जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, एक एड्रेसिंग मोड की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा आपका ऑपरेशन कोड की रिक्वायरमेंट होती है, तीसरा आपकी रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है और चौथा आपका मेमोरी एड्रेस बिट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो मेमोरी जो बिट है वो आपका दिया हुआ कितना 15, जो आपके यहाँ से आपको फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, मेमोरी लाइन रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, एड्रेस लाइन रिक्वायरमेंट। रजिस्टर आपका 6 अभी आया था लॉक करने के बाद, तो ये 6 हो गया। एड्रेसिंग मोड अभी आया था ये 2 लॉग 12। ठीक है ना, तो ये लॉग 12 जो आया था वो आया था 4। ठीक है, और टोटल जो वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना है 48 दिया हुआ है टोटल इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, 48 दिया हुआ है। ठीक है ना, डेटा लाइन। अब देखिए तो 2 + 6 + इसे हम लोग मान लेते हैं x + 15 इक्वल टू कितना 48। इसे जब फाइंड आउट करिएगा तो x का वैल्यू आएगा आपका 23। ठीक है, x का वैल्यू आएगा 23। सो आपका ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है एक सर्किट दिया हुआ है, द सर्किट शोन इन द फिगर एज। ठीक है ना, तो ये आपको फिगर में जो दिया हुआ है वो बताना है कि इनमें ये जो फिगर है वो क्या दिखा रहा है। ठीक है ना, और क्या दिखाना चाहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फुल सब्ट्रैक्टर होगा कि फुल एडर होगा कि BCD एडर होगा कि कंपैरेटर होगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको सोल्यूशन भी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो सोल्यूशन आप देख रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू आपका अकॉर्डिंग टू योर फिगर आपने एक डेटा बनाया है। ठीक है ना, यहाँ पर तो उस डेटा के अनुसार देखिएगा कि इनपुट जो होगा आपका, ठीक है ना, ABC। ठीक है ना, यहाँ पर जो लाइनिंग है ये वाला लाइनिंग छोड़ा हुआ तो ये लाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब ABC 0 0, तो यहाँ पर देखिए 0 और 0। ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंस को काट देते हैं, बोरो को काट देते हैं। हमें कुछ नहीं पता है कि डिफरेंस है या बोरो है। ठीक है ना, तो हमें कुछ नहीं पता है। चलिए x का वैल्यू y का वैल्यू, तो जब 0 0 लेते हैं तो ना तो x में किसी तरह का आउटपुट देने वाला है ना तो y में आउटपुट देने वाला है। ठीक है ना, तो इसलिए कुछ नहीं होगा। अब देखिए 0 0 1 देते हैं, तो 0 0 1 जो है वो सीधे जाकर x में मिल रहा है। ठीक है ना, तो x में मिल रहा है और y में भी मिल रहा है, तो मतलब 1 1 दोनों में आउटपुट आने वाला है। फिर देखिएगा 0 0 0 1 0 मतलब कि 2 0 1 0 आपको 2 को दिखाता है, तो 2 देखिए क्या है कि x में भी है और y में भी है, तो x और y दोनों में दे दिया। ठीक है ना, अब देखिए 0 1 1 1, तो 0 1 1 जो आपको दिखाएगा 3 को दिखाएगा। ठीक है ना, तो 3 को जो दिखा रहा है तो 3 दिख रहा है कि x में नहीं है और y में है। ठीक है ना, तो x में 0 हो जाएगा और y में 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप टोटल आप देखिएगा पूरे इनपुट और आउटपुट को। ठीक है ना, कि जो जिसमें रहेगा उसमें 1 होगा और जिसमें नहीं है तो उसमें 0 होगा। ठीक है ना, और उसी को देखकर एक कर्नौग मैप बनाया गया। ठीक है ना, के मैप आपका बनाया गया, तो के मैप एक x के लिए और दूसरा के मैप आपका y के लिए। ठीक है ना, तो के मैप जब आप करिएगा तो आपका ए आउटपुट आएगा के मैप से। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आपको एक दिखा रहा है कि A XOR B XOR C। ठीक है ना, ये डिफरेंस, और फिर ये देखिए बोरो ये आ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो आपका आउटपुट आता है कि इस तरह से A XOR B XOR C और A कंप्लीमेंट C प्लस A कंप्लीमेंट B प्लस BC। ठीक है ना, तो ये आपका दिखाता है फुल सब्ट्रैक्टर का आउटपुट है। किसका है, तो फुल सब्ट्रैक्टर का। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है कि ये फुल सब्ट्रैक्टर का आउटपुट है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट ये बोलता है कि द कॉलम ए कंटेन्स द सिंबल्स विच आर यूज्ड इन ER डायग्राम्स एंड कॉलम बी कंटेन्स देयर फंक्शन, मैच द सिंबल विथ देयर फंक्शन। तो आपका एक में आपका उसका ER डायग्राम दिया हुआ है और उसका फंक्शन की किस तरह से कौन फंक्शन को शो करता है। ठीक है ना, तो उसके अनुसार आपको अकॉर्डिंग टू मैच करना है। तो देखिए डबल इलिप्स जो आपको मैच करता है
वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू के साथ। डैश्ड इलिप्स आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट के साथ मैच करेगा। डबल लेंस, तो डबल लेंस जो होती है इस तरह से डबल लेंस, ये टोटल पार्टिसिपेशन को डिनोट करता है, तो टोटल पार्टिसिपेशन के लिए इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। डबल लाइन। डबल रिक्टेंगल, तो बिग एंटिटी को डिनोट करता है, तो ये हो जाएगा, आपका क्यू एस पी आर, ठीक है ना, 1 2 3 4 के लिए, ठीक है ना। तो क्यू एस पी आर, तो क्यू एस पी आर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिक्टेंगल रिलेशन कॉफी विथ 2 कॉलम्स नेम एंड प्राइस। कॉफी आपका रिलेशन है, ठीक है ना, नथिंग बट दिस इज रिलेशन नेम, ठीक है ना। टेबल नेम आपका है रिलेशन, ठीक है ना। तो रिलेशन में आपका दिया हुआ है नेम और प्राइस, 2 तरह का एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। और उसमें से नेम में कुछ आपका डोमेन्स को बताया गया और प्राइस का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये आपका एसक्यूएल क्यूरी है, ठीक है ना, एसक्यूएल क्यूरी है। और ये क्या आउटपुट देने वाला है वो आपको बताना है। ये एसक्यूएल क्यूरी क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट काउंट स्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉफी वेयर प्राइस ग्रेटर देन एनी सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम कॉफी आउटपुट इज, तो आउटपुट क्या देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट काउंट स्ट्रिक्ट जैसे ही लगता है तो मतलब कि ऑल को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। ऑल सिलेक्ट करना है, तो कहाँ सिलेक्ट करना है, तो रिलेशन कॉफी से सिलेक्ट करना है। वेयर, तो वेयर मतलब कहाँ, और किसी कंडीशन लगा दी है कि प्राइस जो होगी वो ग्रेटर होगी किससे, तो कोई भी प्राइस मतलब एनी प्राइस किसी को भी हम चूज करें तो वो जो अपने में है वो किसी न किसी से ग्रेटर होनी चाहिए, सिलेक्ट फ्रॉम कॉफी से, ठीक है ना। तो यदि एक से भी ग्रेटर हो जाता है तो उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कंपेरिजन करेंगे इसको कि यदि हम 1000 को लिए, ठीक है ना, तो 1000 देखते हैं किससे ग्रेटर होगा, तो 1000 आपको कंपेरिजन करेगा 900 से, तो 900 से ही ग्रेटर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए ये ट्रू हो गया, तो इसको हम लोग काउंट कर लेते कि 1 टाइम्स काउंट मतलब ट्रू हो गया, ठीक है ना। फिर सेकेंड आपका 900 को ही चूज करेंगे, तो 900 देखेंगे किससे ग्रेटर है, तो 900 देखेंगे तो 1000 से, तो नो। 1500 नो। 500 तो यस, तो 500 से तो ये हो जाएगा, तो ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 1500 लीजिएगा, तो 1500 लीजिएगा तो देख रहे होंगे वहाँ पर 1500 ऑलरेडी सबसे ग्रेटर है, तो इसलिए यहाँ पर ये तो ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम थर्ड मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेते हैं 500, तो 500 लीजिएगा, तो 500 ग्रेटर किस चीज़ से, तो किसी से नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग 600 को लेंगे, 600 को देखेंगे कि ये किसी से ग्रेटर है, तो यस है, किससे, तो 500 से ग्रेटर है, तो 500 से ग्रेटर है तो मतलब कि ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ले लेंगे 4, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, 4 वैल्यू आ गया, टोटल कितना 4 वैल्यू आ गया, तो ये आउटपुट आपका देने वाला है 4, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है ना। तो दोस्त देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका गेट में, यूजीसी नेट में, इसरो में, ठीक है ना, सारे जगह इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्त आप इस तरह का क्वेश्चन को मिस न करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बना देती है, बशर्ते आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप पढ़ कर जाइएगा तो आपको अच्छे से वहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, ठीक है ना, साथ में शेयर भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉर प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। भाई जब राउंड रोबिन है ये तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग तो होना ही है, ठीक है ना। ऑफ प्रोसेस कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस विद देयर अराइवल टाइम्स एंड सीपीयू ब्रश टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अराइवल टाइम दिया हुआ है और ब्रश टाइम दिया हुआ है,
इसे सोल्व करना एक राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से, ठीक है ना, और सारा का सारा मिली सेकेंड में वैल्यू है, ठीक है ना। तो फाइंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, आपको T80 निकालना है, एवरेज T80 टर्न अराउंड टाइम आपको निकालना है, ठीक है। ऑफ द एबव प्रोसेस इफ गिवन क्वांटम वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 1, ठीक है ना, मिली सेकेंड। तो आप इसे सबसे पहले क्या करिएगा, गैंट चार्ट आप बनाइए, गैंट चार्ट बनाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नहीं है बट आपको बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर गैंट चार्ट आपको बना देते हैं। गैंट चार्ट आप जब बनाइएगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपका 0 पे कौन आने वाला है, तो P1 आने वाला है, तो P1 कर लीजिएगा 1। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि दूर दूर तक कोई नहीं है 1 सेकेंड के बाद, तो फिर अगेन P1 आएगा तो फिर ये 1 सेकेंड तक अपना वर्क करेगा, तो 2 सेकेंड हो जाएगा। फिर से देखेंगे दूसरे सेकेंड पे आपका P3 आ गया, तो P3 यहाँ पर असाइन हो जाएगा और ये 1 सेकेंड करेगा, तो यूज कर लिया 3। फिर 3 सेकेंड जब अंडर प्रोसेस में है तो P1 तो ऑलरेडी पहले से आ चुका है, और जैसे ये कंप्लीट होता है तब P2 आता है, तो इसलिए पहले P1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से आया हुआ है, तो इसलिए P1 आएगा। P1 अपना वर्क करेगा 1 सेकेंड, फिर उसके बाद P2 आएगा और अपना वर्क करेगा, ठीक है ना। तो फिर P5, फिर उसके बाद P3 आएगा, फिर ये भी अपना वर्क करेगा, फिर से P1 आएगा, फिर ये अपना वर्क करेगा, ठीक है ना। और फिर आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो फिर उसके बाद P1 के बाद P2 आने वाला है, P2 आएगा तो ये कर लेगा, फिर P3 आएगा, फिर अगेन तो ये कर लेगा 9 सेकेंड, ठीक है ना। तो 9 सेकेंड में जैसे ही करते हैं तो P3 कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसका ब्रश टाइम कितना है 3 मिली सेकेंड है, तो 1 2 3 टाइम्स आ चुका है, मतलब इस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका P3 के बाद आने वाला है P1 आएगा तो ये हो जाएगा 10 मिली सेकेंड, ठीक है ना। जैसे 10 मिली सेकेंड होता है तो P1 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। P1 का ब्रश टाइम कितना है 5, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स ये भी आ चुका है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगा P2 लास्ट, ठीक है ना। तो ये 11 टाइम्स तक कम करेगा। टर्न अराउंड टाइम बराबर क्या होता है, ये होता है T80 इक्वल टू CT माइनस AT, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम यदि आप P1 के निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, P1 कंप्लीट होता है आपका 10 टाइम्स में, तो 10 माइनस अराइवल टाइम किसका कितना है 0, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। P2 का जब आप फाइंड आउट करिएगा तो P2 का कितना है 11 और माइनस इसका अराइवल टाइम 3, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। इसी तरह से P3 का निकालिएगा तो P3 का कंप्लीशन टाइम है 9 और माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 7, तो आपका आया 10 + 8 + 7, ये कैलकुलेट करिएगा तो आपका आएगा 25, और 25 और टोटल नंबर तो 3, तो इसे आप जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8.333, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है दोस्त। तो बहुत ही मेहनत लगता है आपका इस तरह से क्वेश्चन को बनाने में, तो और आप भी जानते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा, कैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। चलते हैं, चलते चलते जय हिंद दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।